गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 8 का नया चैप्टर, इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फॉय। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लिए हार्मफुल हैं या अपने लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, यानी द थिंग विच इज़ माइक्रो का मतलब क्या था, जो बिल्कुल छोटा हो। ठीक है। ऑर्गेनिज्म यानी एनी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो काफ़ी छोटी हैं। ठीक है। यानी जिनको अपन नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, उनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो वो अपने लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, तो कभी कभी वो अपने लिए नुकसान भी करते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि वो अपने लिए फ़ायदा देते हैं अपने को या अपने लिए नुकसान देते हैं। तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज। और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड आपकी फंगी या फंजाई, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, फोर्थ वन होती है आपकी एक और एल्गी। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जैसे वायरसेस। ठीक है। बट जनरली इन 4 कैटेगरीज को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तरीके से इंक्लूड कर भी सकते हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, क्या आपकी वर्ज मतलब एक बॉर्डर लाइन पर है वायरसेस, क्योंकि ये आपके ये तो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अगर किसी होस्ट बॉडी में एंटर करेंगे तो दे कैन रिप्रोड्यूस, बट ये क्या होते हैं, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स। और इनकी जो साइज होती है जनरली आपकी, जो ये 4 टाइप्स की अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे, इनसे भी इनकी साइज क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो वायरसेस को अपन इंक्लूड कभी कब करेंगे, जब आपके होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तब अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो वायरसेस है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली कितनी कैटेगरीज अपने? 4 कैटेगरीज, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। ठीक है। अब जो ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली ये कौन चीज़ें, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जनरली कहाँ पर रहते हैं, यानी रिप्रोड्यूस कहाँ पर रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे, जैसे आपकी दे कैन लिव इन होस्ट बॉडी, दे कैन लिव इन वाटर, इन डैम्प एनवायरमेंट। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन सर्वाइव इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर रेंज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फिक्स टेम्परेचर रेंज में रह सकते हैं, जो आपके जनरली वेरी करता है आपकी 5 to 35। ये आपकी आइडियल 5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल रेंज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। कि इससे कम एनवायरमेंट में भी माइक्रो, इससे जो जैसे मान लो 5 डिग्री आपकी 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव इन द टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन ग्रेटर देन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे आपकी इसमें अपन बात करें तो जो जनरली बैक्टीरियाज होते हैं उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। जैसे जनरली 3 शेप के होते हैं बैक्टीरियाज।
बैक्टीरियाज एक तो आपके रॉड शेप के होते हैं, एक स्फीयर शेप के होते हैं, एक और स्पाइरल। रॉड शेप यानी आपकी जो पर्टिकुलर किसी रॉड शेप यानी आपके ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, ये आपकी रॉड टाइप रॉड शेप के बैक्टीरिया। स्फीयर यानी आपकी स्फीयर यानी गोला, गेंद जैसे बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरल यानी आपकी इस फॉर्म में बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जनरली 3 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं आपके, 3 अलग अलग उनके शेप होते हैं। तो इन शेप में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के बाद अब अगर हम फंजाई के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करें तो फंजाई क्या होता है आपकी, ये क्या होता है, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंजाई क्या था आपकी, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते। ठीक है, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या हो गया, क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन आगे और बात करें तो जैसे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होता है आपके, सिंगल सेलुलर एनिमल सेल होते हैं प्रोटोजोआ। सिंगल सेल एक तरीके से एनिमल सेल होती है। ठीक है, आपकी जो फंजाई होती है दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स और इनमें क्लोरोफिल एब्सेंस होता है। एक तरीके से क्या है, प्लांट कैटेगरी में, प्रोटोजोआ आपकी एनिमल कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपकी एक और जैसे एल्गी है, जो एल्गी है, एल्गी क्या है, ये भी आपकी प्लांट की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, आपकी प्लांट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए कैसे आपके बेनिफिशियल हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए कैसे मतलब बेनिफिशियल है। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए बहुत सारे तरीके से बेनिफिशियल है, इनका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है आपके। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहले आपकी नॉर्मल चीज़ बात करें तो जैसे अपन कर्ड की बात करते हैं, कर्ड, कर्ड कैसे बनता है, अपन सबको पता है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया नाम होता है जिसका नाम क्या होता है आपकी, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कर्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है आपके, सॉरी, जो आपकी मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके कर्ड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके, जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो आपकी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, दिस इज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। इसका काफ़ी यूज़ होता है, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे अपने को कर्ड से कैल्शियम मिलता है, ठीक है, और भी अदर थिंग्स मिलती है। तो एक एक फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकेंड थिंग बात करें तो आपके जैसे जो केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, आपकी जो भी बेकरी का आइटम है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ काफ़ी होता है। ठीक है, जैसे केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है यीस्ट, यीस्ट का यूज़ होता है। यीस्ट बैक्टीरिया के थ्रू ये सारी चीज़ें बनती है। यानी जो यीस्ट बैक्टीरिया दैट इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग द केक, पेस्ट्रीज, ओके, बेकरी का जो भी सामान आना उसमें आपके इसका यूज़ होता है। उसके बाद अगर देखें तो आपकी कॉमर्शियल यूज़ भी होता है। आपकी कॉमर्शियल यूज़ में देखो आपकी ये वाइन बनती है, जैसे वाइन है, वाइन अब कैसे बनती है आपकी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनती। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे।
फर्मेंटेशन क्या होता है? The conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. इस शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो ये जो इसमें भी आपकी यीस्ट बैक्टीरिया का यूज होता है जनरली। यीस्ट बैक्टीरिया आपकी जो शुगर होती है उसको किस में आपकी फर्मेंटेट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और अपने पता है कि अल्कोहल आपकी कॉमर्शियल चीज़ है, जो आपकी इसका कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का। तो ये कॉमर्शियली भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज होता है आपकी इन बैक्टीरियाज का। ठीक है, इसके अलावा आपके बैक्टीरियाज के और भी काफ़ी यूजेस है, जैसे आपकी इन मेडिसिन में आपकी जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? ऐसी आपकी मेडिसिन होती है जो इसमें पर्टिकुलर बैक्टीरियाज का यूज होता है। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डिजीज के उसी की आपकी डेड सेल को लेते हैं। ठीक है, डेड सेल का आपकी जो पर्टिकुलर डेड सेल होती है उसको किसी होस्ट में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। किसी पर्टिकुलर होस्ट में इंजेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा? जब आपकी वो डेड सेल, जब कोई आपकी लाइव आपकी कोई बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा तो वो होस्ट सेल क्या हो जाएगी? आपकी एक्टिव हो जाएगी और उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी आपकी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। फिर फर्दर अगर आपकी किसी फ्यूचर में आपकी कोई बैक्टीरिया उस चीज़ पर असर करता, बैक्टीरिया आई मीन्स जैसे कोई वायरसेस आ गया, तो उस वायरस से लड़ने के लिए उसमें आपकी पावर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैक्सीन वर्क करती है। ठीक है, तो वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, इन सब में भी आपकी क्या आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ के लिए आपकी एज ए फूड भी वर्क करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए वो एज ए फूड वर्क करते हैं, यानी उनके लिए फूड होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सी में देखा, अपन ओशन में देखे तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए किसका वर्क करते हैं? फूड का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और इसकी बात करें तो जैसे नेक्स्ट इसका यूज देखे तो ये एनवायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। क्या करते हैं? ये एनवायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं। एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रखते हैं? जैसे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, डेड बॉडी आपकी जो भी डेड बॉडीज होती हैं तो उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है? आपके एनवायरमेंट भी क्लीन होता है आपकी। अदरवाइज क्या होता है? आपके बहुत सारी डिजीज स्प्रेड हो जाए। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग आपके मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं? डिकेइंग करते हैं। उनको खा के आपके एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा दे ऑल्सो इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी ये बहुत हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें अपन पर्टिकुलर सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जैसे आपकी 2 टाइप के मेनली बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे अपन बात करें सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, एक आपके होता है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, जो आपके
जो जनरली आपके सी में पाया जाता है या कहीं पे भी आपके, जिसको आप नील हरित शैवाल बोल सकते हैं हिंदी में, इसको अपन क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में काई बोलते हैं, जो तालाबों पे या आपके किसी भी आपके जो वाटर बॉडी होती है उसके पास जमा हो जाती है ग्रीन कलर की, तो ये भी आपकी इसमें आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करती हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट को आपके जैसे क्लीन करने में भी कभी कभी हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ेंगे, इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है आपकी, ये जनरली आपके लेग्यूम प्लांट में होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनमें होते हैं, तो इनके जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये पाया जाता है, कहाँ पर, रूट्स में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मतलब क्या होती है, छोटी छोटी गांठें, उन गांठों की फॉर्म में आपकी ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। ये क्या करते हैं आपके, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड, कि जो वातावरण में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस, वो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं डायरेक्ट पौधे उसको नहीं ले सकते नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि पौधों को भी ये तीन एलिमेंट जनरली चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए, एन, पी और के, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का आपकी लैटिन नेम होता है केलियम, इसीलिए के सिंबल यूज किया गया। ये क्या करते हैं, जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको उसके कंपाउंड में, यानी आपके उसके कंपाउंड कौन से होते हैं, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनको ये जो फॉर्म होती है इसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसीलिए आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपके जो ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं इनके साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशन आपकी 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ये बैक्टीरियाज होते हैं आपके, इनकी हेल्प आपकी पर्टिकुलर प्लांट करता है और ये प्लांट की हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे अपन पर्टिकुलर किसी सॉइल को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से आपकी जो न्यूट्रिएंट्स होती है ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन उसके लिए बहुत सारे मेथड भी होते हैं, तो जैसे आपकी फैलो कल्टीवेशन, एक टाइम कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन करना, खेती करना और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैलो कल्टीवेशन, यानी कुछ टाइम के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ देना फील्ड को, तो उससे क्या वापस न्यूट्रिएंट उसमें आपकी रिप्लेनिश हो जाते हैं, वापस न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं। या अपन क्या कर सकते हैं, आपकी कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होती हैं जैसे आपकी ग्राम है, प्री है, तो उनमें ये वाले पर्टिकुलर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनकी नोड्यूल्स में, तो ये क्या करता है आपकी जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए थे उनको वापस रीअब्सॉर्ब, यानी किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ इस आपकी ग्राम क्रॉप को या पी क्रॉप को इनको उसके साथ में उगाएं, ग्रो करें, तो जो आपके बैक्टीरियाज लॉस्ट हुए थे, जो आपके अच्छे हेल्दी हैं क्रॉप के लिए, वो वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरली आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस की बात हुई है, अपने लिए क्या क्या फ़ायदे देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लिए हार्मफुल भी होते हैं, तो अपन उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अपने को क्या क्या हार्म हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपने को क्या क्या हार्म कर सकते, कैसे हार्म कर सकते, उस चीज़ के बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपन बात करेंगे, उनसे कौन कौन से हार्मफुल। सबसे पहले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लुईस पास्चर ने बताया था, उसी ने जर्म थ्योरी दी थी। क्या दी थी? जर्म थ्योरी। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए कैसे हार्मफुल होते हैं उसके बारे में सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताया था। उसने दी जर्म थ्योरी, यानी जर्म अपने लिए कैसे हार्मफुल है। ठीक है, जो आपकी जो पर्टिकुलर जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए हार्मफुल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस बोलते। अब ये पैथोजेंस अपने को कैसे हार्म कर सकते हैं, उनके कौन कौन से मोड होते हैं, तो मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कौन कौन से मोड है जिनके अपने को हार्मफुल, जैसे आपकी एयर है, सेकंड क्या हो गया आपकी वाटर है, फूड है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, इनके थ्रू आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने को हार्म करते हैं। जैसे एयर है, एयर में भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने को हार्मफुल करते हैं। जैसे पर्टिकुलर डस्ट भी है, पर्टिकुलेट मैटर है, तो उससे सिलिकोसिस हो जाती है। एयर में पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे बहुत सी एयरबॉर्न डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी स्प्रेड होती है, जैसे आपकी टीबी है, ड्रैगनकुलस मेडिसिनोसिस हैं, और भी आपकी इन्फ्लुएंजा है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो अपने इसीलिए अपने को वाटर को एकदम क्लीन करके पीना चाहिए, या आपकी आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। एयर में जैसे अपन बात करें तो जो इन्फ्लुएंजा आपके जन कोल्ड, कॉमन कफ और कोल्ड की बात करें तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं? आपकी एयर के थ्रू। ठीक है, फूड की बात करें तो जनरली फूड पे आपकी जो मोस्ट कॉमन कैरियर वो आप कौन है? हाउस फ्लाई। दिस इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी ये हाउस फ्लाई जो है, जो कोई भी आपके ओपन फूड होता है, ओपन फूड पे कहीं पर भी बैठ सकती है। ठीक है, और ये आपके कहीं पर भी जैसे सीवेज प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी बैठ सकती है। तो वहाँ से बैक्टीरियाज को कवर करके जब किसी भी ओपन फूड पर स्ट्राइक कर देती हैं तो वो फूड क्या हो जाता है? कंटामिनेटेड हो जाता है। कंटामिनेटेड यानी वो खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और उस फूड को जब अपन कंज्यूम करते हैं तो अपने को भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज फूड के थ्रू भी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सपोज कोई आपके पर्सन इन्फेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिजीज से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हुई। ठीक है, तो अगर अपन उस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो अपन खुद भी क्या हो जाएंगे? कंटामिनेटेड है। इसी को अपन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको क्या बोलते हैं अपन? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, संक्रमण की बीमारी, यानी जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके जैसे कुछ प्रोटोजोआ और ये भी होता है आपके प्रोटोजोआ, जैसे आपके अपन मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया आपकी पर्टिकुलर मॉस्किटो की वजह से होता है, आपकी फीमेल एनाफेलिस, फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो से। फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटोज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? आपकी मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, तो मलेरिया क्या डायरेक्ट जो आपके उसका जो स्टिंग होता है, स्टिंग आपकी इंसर्ट करता है अपनी बॉडी में, तो उसके थ्रू आपके ब्लड के कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू अपने को मलेरिया डिजीज होता है। मलेरिया क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, ये भी याद रखना। जैसे आपकी अलग अलग कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो उसमें आपके जो प्रोटोजोआ होता है वो आपके उसको आपके जो जो फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो उसको प्रोटोजोआ में कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज के बारे में पढ़ा अपन ने कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। अब ये तो अपन ने ह्यूमन में पढ़ी। एनिमल में भी बहुत सारी डिजीज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। एनिमल में भी बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे अपने देखोगे कुछ काऊ वगैरह या डॉग वगैरह, उनके स्किन पर कभी आपको छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरियाज दिखेंगे, ठीक है। वो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल में भी बहुत सारे टाइप की डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे आपके रानी खेत हैं, ये जनरली आपकी जो पोल्ट्री वाले जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे चिकन्स हैं या हैन हैं, उनमें ये वाली डिजीज़ होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके कैमल वगैरह हैं, काऊ वगैरह हैं, इनमें भी बहुत सारी डिजीज़ किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे सिट्रिस किंकर। प्लांट में होने वाली डिजीज़ कौन सी होगी, एक होता है सिट्रिस किंकर, और जैसे टीएमबी होता है आपके टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी की फॉर्म क्या होती है आपकी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये भी बहुत सारी डिजीज होती हैं जो आपकी, इसमें पर्टिकुलर अलग अलग प्लांट पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे किसी प्लांट का फ्रूट आपके डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो किसी की लीव्स क्या हो जाती है, कट पड़ जाती है। तो ये भी आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, बैड इफेक्ट हैं, जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको इफेक्ट करता है। उसके बाद अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व रखना, उसको खराब होने से बचाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अगर अपन कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लेंगे तो अपने लिए क्या होगा, काफ़ी हार्मफुल होगा। तो उस फूड को कंटामिनेटेड होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। कंटामिनेटेड फूड से क्या अपने को डिजीज़ हो जाती है, जैसे फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, कभी आपके लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंटामिनेटेड फूड की होती है, इसलिए फूड को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अगर अपन मेथड देखें तो हीटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हीटिंग ट्रीटमेंट में क्या अपन, जैसे आपकी पर्टिकुलर जैसे बैक्टीरियाज को हीट के थ्रू बैक्टीरिया को दूर कर सकते हैं, जैसे सन ड्राइड करते हैं अपन, क्या करते हैं, सन ड्राइड। बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें होती है जिनको अपन क्या करते हैं, धूप में रखते हैं। धूप में किस लिए रखते हैं, क्योंकि अपने को पता है बैक्टीरिया की नॉर्मल टेम्परेचर रेंज क्या होती है आपकी 5 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। तो अपन अगर उनको धूप में रखते हैं तो जो आपकी मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हायर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उनके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर का यूज़ करके भी अपन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। टेम्परेचर में कैसे, कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपन उसके लिए क्या अपन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या करते हैं, एक फिक्स लिमिट से डाउन करते हैं, तो लोअर टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, और अपना जो भी फूड है लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। जैसे अपन घर की जो भी सब्जियां हैं, फूडी आइटम है, जनरली वो अपन क्या कर रखते हैं, अपन फ्रीज में रखते हैं, जिनमें आपके मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको अपन फ्रीज में रखते हैं क्योंकि अपने को उनका मॉइस्चर भी मेंटेन करके रखना होता है। अगर अपन उनको धूप में रख दें तो उनका मॉइस्चर भी मेंटेन, इसलिए जो ज़्यादा आपकी मॉइस्चर कंटेनिंग वाली चीज़ होती है वो अपन किस में रखते हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स है, या सब फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि उनमें अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको अपन टेम्परेचर डाउन करके उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने देखें तो और भी मेथड्स होते हैं, जैसे यूज़ ऑफ साल्ट। कई जगह अपन सॉल्ट का यूज़ करके भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे, जैसे आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें अपन क्या डालते हैं, जैसे जैम्स हैं, पिकल हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं,
जैसे अचार हैं तो उसमें भी अपन किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है, सॉल्ट से भी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ अपन किसका कर सकते हैं, शुगर का। शुगर भी आपके एज ए प्रिजर्वेटिव एक्ट करती है, ठीक है, यानी जैम वगैरह हैं, जैम है, पिकल है, इनमें भी शुगर का यूज़ करते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पिकल होते हैं जिनको शुगर के थ्रू अपन प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन और बात करते हैं एक और, जैसे ऑयल, नेक्स्ट मेथड के ऑयल। आपने जनरली देखा होगा घर में जब भी आपकी मम्मी वगैरह अचार डालती हैं तो तेल को गर्म करके डालती हैं, ठीक है, तेल को गर्म करके डालने से क्या होता है, आपकी वो जो पिकल होता है पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो ये भी क्या है, एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ठीक है। इसके अलावा अपन कुछ केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एज प्रिजर्वेटिव एक्ट करते हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ करके अपन फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल्स, जैसे सोडियम बेंजोएट है, या आपकी एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को प्रिजर्व रखे रहते हैं। जैसे अपन जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें अपन किसको यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस को, N2 गैस फ्लश करते हैं जिससे वो चिप्स के पैकेट लॉन्ग टाइम तक क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। तो ये भी आपके एक प्रिजर्वेशन टेक्निक होगी, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपकी फूड प्रिजर्वेशन के बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इट इज़, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अपन ने पहले भी बात की थी, थोड़ी एक बार और बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड टू प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट इजीली खुद कन्वर्ट नहीं कर पाते कंज्यूमेबल फॉर्म में। उसको अपन ने पढ़ा था कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो आपके क्या करते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो अपने पढ़े थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये जो N2O होता है इसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करना और प्लांट को उसके कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होता है, आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी के रेफरेंस में एक और टॉपिक था आपकी नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा था, आपकी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल का आपके जनरली मीनिंग क्या होता है आपको, देखो साइकिल का जनरल मीनिंग क्या होता है आपकी, किसी भी चीज़ का रिपीट होना, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उसी चीज़ का रिपीट होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइकिल, ठीक है। तो पर नाइट्रोजन साइकिल से अपना क्या रेस्पॉन्स है, जैसे जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आपके अपन ने पढ़ा था कि जो आपके राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको किस इसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो इसको आपके कन्वर्ट कर देते हैं इसके कंपाउंड में। उसको कौन यूज़ करते हैं फिर, आपके प्लांट। और उन प्लांट को फिर कौन कंज्यूम करता है, आपके एनिमल और ह्यूमन।
या तो एनिमल कंज्यूम करेंगे या ह्यूमन, ठीक है। तो सबसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको राइजोबियम बैक्टीरियम उसके कंपाउंड को किसने कंज्यूम किया, प्लांट्स ने, और प्लांट को किसने कंज्यूम किया, एनिमल ने और ह्यूमन। तो इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी इसके कंपाउंड की फॉर्म में, वो किसमें आ गई, एनिमल और ह्यूमन। और जब ये आपके एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो इनके एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू या नाइट सॉइल के थ्रू ये वापस किस में आ जाते हैं, आपके सॉइल में, ठीक है। फिर आपके सॉइल के थ्रू आपके वापस किस में चली जाती है, आपके एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड एंड get back into the environment, that thing is known as nitrogen cycle। इसमें आपने देखा कि सबसे में हेल्प कौन करता है, आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, ओके।